नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जमीन कब्जा पर कानूनी जानकारी देंगे, खासतौर पर प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून के बारे में बताएंगे और इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वो इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का ही विस्तार है। इस कानून में निजी संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है। इस दौरान आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है। लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रतिकूल कब्जे को लागू करने और समयावधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। इस अवधि के दौरान पोजीशन अटूट और बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी होती है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और सशस्त्र बलों की अगर बात करें तो ये जो अपवाद की हमने बात की, संपत्ति का मालिक नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वो सशस्त्र बलों में काम कर रहा है, तो संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति पर कोई अपना दावा कर सकता है। गौरतलब हो कि राम जन्मभूमि फैसले के एक हिस्से में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जमीन के मालिकाना हक को हिंदू पक्ष को दिया गया था। यह तो थी बुनियादी जानकारी। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ। और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अनंत नारायण जी। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार, थैंक यू। तो अपने दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं, अगर आपका जमीन कब्जा या प्रतिकूल कब्जा से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप फटाफट कागज और कलम उठाइए और फटाफट इन नंबरों को लिख लीजिए और डायल कीजिए 012061279337, 012061279338। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 012061279337, 012061279338। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जमीन कब्जे से जुड़ी आज हम कानूनी आपको जानकारी देंगे। तो हम आनंद जी से सवाल और जवाब की इस प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, इन सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आनंद जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे विस्तार से कि ये जो प्रतिकूल कब्जा या जिसको हम इंग्लिश में एडवर्स पोजीशन कहते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल है जी। एक्चुअली the adverse possession can be defined in my own words like this. जी। A rank trespasser of an immovable property जी। with a hostile animus to dispossess the real landlord जी। openly, peacefully, continuously enjoys the property or that property for more than statutory period, then he will become a owner of that property by way of adverse possession. So there are many ingredients. Sir, you are requested to explain in Hindi so that everyone could understand. Sir, okay, ऐसे मैं मद्रासी हूँ। अच्छा, okay, you can mix. Yes, bilingual. मेरा ऐसा है, yes, मतलब a rank trespasser of an immovable property. Yeah. The property should be occupied by the rank trespasser. He should be a trespasser. Okay. Then he should have a hostile animus to dispossess the real landlord. तो उसका मन पे ये होना चाहिए, oh, I should become an owner and this the real owner should be dispossessed from the said property, movable property. Okay. Then he should enjoy that property openly, peacefully, continuously for more than a statutory period as of its own. जी। तो उसका खुद प्रॉपर्टी है, इसे he should enjoy it openly, peacefully and continuously for more than a statutory period. What is statutory period? That you have given it in the introduction itself, sir. If the real landlord is a private owner, then the statutory period is 12 years under the Limitation Act. But there is a provision in the Limitation Act which gives
30 years limitation for government to institute a suit. Okay. Hence, if it is a government property, then 30 years limitation. This is the condition of adverse possession. And Okay. if he enjoys that property with all these ingredients, then that person will become owner of that property by way of adverse possession. Yes. ओके अगर हम कानूनी परिभाषा इसकी समझना चाहें तो क्या कब्जे की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या कहती है और किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा मान्य रहता है? Sir, in fact, the possession is jurisprudentially defined as 9/10 of ownership. जी Ownership, if it is 10 ingredients, 9 ingredients fulfills जी this one. Possession fulfills 9 ingredients. ओके In other properties, possession may followed by ownership. But in respect to the immovable property, possession need not follow with the ownership. Yes. और किस स्थिति में प्रतिकूल कब्जा मान रहता है? That's what the hostile animals should be there. See, so if somebody is occupying the property by way of permission, license, tenancy, they are not having they are not occupying the property as hostile. But pratikul possession will happen only if the person who is in possession is having hostile animals with the landlord. ओके अब ये भी सवाल बनता है कि क्या 12 साल बाद जो जमीन कब्जादारी है उसका क्या होता है? मतलब क्या 12 साल बाद जमीन कब्जादारी का हो जाता है? इस बारे में जो लिमिटेशंस एक्ट की धारा है 65 उसका क्या कहना है? Sir, What is the 65, meaning of yes, this? sir. You have rightly mentioned it. Yeah. But at the beginning also you have mentioned, if it is government property, it is 30 years. The limitation is not 12 years as such. ओके If it is a government property, then the limitation period is 30 years. Yes. And जी. somebody occupying the property for 12 years or 30 years need not become the owner by way of adverse possession. They should fulfill all the other ingredients which I mentioned earlier in the first question itself. ओके Openly, peacefully, continuously and all these things. And hostile animals also. That's very important. ओके और लिमिटेशंस ऑफ एक्ट क्या कहता है? और प्रतिकूल कब्जा जो जिसको हम कहते हैं एडवर्स पोजीशन कैसे लिमिटेशंस एक्ट से जुड़ा हुआ है? The principle is a landlord should be vigilant. And if he is not bothered about the property for 12 years, then if somebody enjoys that property and this man has distributed it, this is the basic principle Okay. why it has been incorporated in the act. ओके And I don't know, are you explaining something else with respect to Limitation Act? I may try to give a clarification on that. Okay. If there is some particular question on the Limitation Act. सर देयर इज ए कॉलर किशन कुमार फ्रॉम राजस्थान ही वांट्स टू आस्क समथिंग या किशन कुमार क्या पूछना चाहते हैं? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. मेरे पत्नी के नाम से जमीन है, जी उनकी डेथ हो गई है, उसका देख रेख हम उसके पति हैं, हम उसका देख रेख हम करते थे और उसमें गोदाम कुछ लगा हुआ है, उसका भाड़ा वगैरह लगाना और करना सब हम करते थे. तब उसका अधिकार जो है डेथ के बाद हमारा कितना है, हमारे पोता लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको हमारा उसी से खर्चा चलता था. सर तो आनंद जी क्या आप सुन पाए सवाल? आप जुड़े रहिए किशन जी हमारे साथ. आनंद जी सवाल समझ पाए आप? No, he is इनके बेटे speaking की about his प्रॉपर्टी wife's है. death. हाँ इनके बेटे की प्रॉपर्टी है और अब उनके जो बच्चे हैं वो उस पर अधिकार रखते हैं. हालांकि उनका जो कमाई का संसाधन है वही प्रॉपर्टी थी. अच्छा, इसका बच्चा का जी जी son. जी No, I don't think this is related to adverse possession. Is it the dispute between grandson and grandfather or the third party and these people? किशन जी सुन पा रहे हैं आप? सुनिए, वो नहीं समझ पाए हैं. जी जी मेरी पत्नी के नाम से जमीन है, बच्ची की नाम उसका हम ही उसको गोदाम वगैरह बना के भाड़ा लगाए हैं. जब भी हम खर्चा करते थे पत्नी के नाम से हमारा और दिया जाता था पहले जब डेथ नहीं हुआ था. अब उसका डेथ हो गया है तो मेरा पोता मुझको डिस्टर्ब करता है, हमको भाड़ा लेने नहीं देता है, जब खर्चा मुझे उसी से चलता है. अच्छा बच्ची के नाम प्रॉपर्टी है बता रहे हैं सर? मेरी पत्नी के नाम से, वाइफ के नाम से. जी Wife के अच्छा नाम पे पत्नी के था, नाम से, सॉरी हाँ. पत्नी के नाम से.
Yes, his wife, the property was in his wife's name. She is no more. जी Now his grandson is disturbing this gentleman. यस यस See, if it is wife's self-acquired property and she died intestate, then the husband will become a first-class legal heir for one share, and the children will become the shareholders for the remaining share. I don't understand whether he is speaking about this situation, and in any case, there will be no adverse question against the co-share. किशन जी बात समझ में आ गई आपको? नहीं समझ भैया। जी But whether his question is related to adverse question, I have a doubt. और कोई सवाल आपका किशन जी? परेशान है। चलिए। पानी हमारा- आप तक आवाज पहुंच रही किशन जी? जी मैंने क्या और कोई सवाल पूछना है? वो पूछना चाह रहे हैं कि एक ही बात है, यही प्रॉब्लम है। चलिए उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब चलिए सवाल जवाब के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं आनंद जी से, क्योंकि हम एडवर्स प्रॉपर्टी को लेकर बात कर रहे हैं। लिमिटेशंस एक्ट की हमने बात करी, और इसके साथ साथ आनंद जी ये भी समझना चाहेंगे कि अपनी जमीन को अवैध कब्जे से कैसे बचाया जा सकता है? See, this is a tricky question. How the property can be protected from illegal occupation? या See, generally, I don't see any legal answer for it as such. Because if there is a doubt, you can file an injunction suit. One. आनंद जी अब इन सवालों का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि अपनी जमीन को अवैध कब्जे से कैसे बचाया जा सकता है? See, that's what I was trying to tell before the break also. See, there is no particular way as such, as far as my knowledge. But if you have a apprehension that somebody else will encroach your property, then you can file an injunction suit before the court. जी ओके। और जो अवैध कब्जे की स्थिति अगर बनती है तो इसमें होता क्या है? What the definition of illegal possession? या If somebody forcefully enters your property or trespasses the property, that will become the illegal occupation. But that need not necessarily end into adverse possession. और इसके लिए कौन कौन से सर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ते हैं? जो एडवर्स पोजीशन होता है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं? See, there is no concrete answer or the list of documents as such. But generally, what happens is to prove the possession, a water bills, electricity bills, or revenue records, more importantly, or tax receipts will be shown. But there are some cases where I have seen the admission by the landlord itself makes a big document or a great value of document to show the adverse possession. For example, a real landlord issues a legal notice ओके 13 years back जी for a person saying that you are illegally occupying my property and please vacate the land within 2 days or something like that, a legal notice. And thereafter the landlord doesn't take any civil remedy or any other legal recourse. जी Then the notice issued by the landlord itself is a great piece of document to show the person's illegal occupation of that land. ओके So there will be no list of documents which can be provided as such, but it depends upon the facts of the case. ओके। और अगर किसी ने प्रतिकूल कब्जे का दावा किया तो क्या किया जा सकता है इसमें? The straight away answer is one has to fight a case by filing the written statement within the statutory limitation period. That's all. If somebody and there is no other way, the adverse question suit can be defended by filing the written statement and leading evidence and other recourses ओके known in the CPC. That's all. जी अनंत जी, अगर जैसे एक व्यक्ति है जैसे अपनी संपत्ति पर अत्याचार या अवैध फैलाव का डर होता है, तो वो पुलिस के पास अपनी लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकता है क्या? They can file a police complaint. They can register a complaint. But there is every possibility that police may refuse to entertain his complaint, saying that the matter is essentially of civil in nature.
because police cannot verify whether the complainant is a owner or not a owner, what is the nature of ownership and all. The jurisdiction is exclusively given to the civil court, and Okay. police can't interfere in the jurisdiction of the civil court. Hence, for a time being, yes, the police may protect the complainant from the immediate encroachment or something like that, but the full-fledged remedy is filing a civil suit for declaration that this plaintiff is a owner of that particular property, and consequential remedy of injunction, permanent prohibitory injunction from trespassing the property is the permanent solution. ओके ये भी कहा जाता है आनंद जी कि आपको किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर लंबे समय तक कब्जा नहीं देना चाहिए। अगर आपको अवैध रूप से कब्जे की हुई संपत्ति से बचने के लिए उसके केयर टेकर को बदलते रहना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे आपसे। This is the common misconception that the long tenure of a kabja or possession will make the person owner. In a way, it's not true. For example, a tenant, if the tenancy is created for a long time, until he is a tenant, ओके he cannot become a owner जी or permissive occupant or licensee. But there is a recent judgment. I am not able to get that judgment. Probably that was by Justice Naveen Sinha and Justice Indra Banerjee. जी In this judgment, what it says is a person may be initially a permissive occupant or tenant, but Okay. he can become adverse possess or he can possess the property hostile after a particular point of time. But in this case, that person should show and plead and prove that from that particular point of time his possession was adverse to the real landlord. So Okay. that catch is that. Otherwise, whatever may be the duration of the occupation, that should not lead to adverse possession. और सर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो छूट रहा हो, मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी से संबंधित ज्यादातर जवाब आपने दे दिए हैं, लेकिन अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बात जो छूट रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। Sir, as such, the recent trend, as such, I think there was one judgment, Munichikanna Reddy versus some name, for somewhere in 2008 or 9 in the Supreme Court, where the Supreme Court has observed that adverse possession is a weak kind of right or weakest right. आनंद जी थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। वेद प्रकाश एक कॉलर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, हेलो जी जी पूछिए, हाँ, सवाल पूछिए। आप बोलो जी। जी जी पूछिए पूछिए। हाँ जी सर, 1939-40 में हमने एक जमीन खरीदी थी, और तब सब कब्जा 1939 चला आ रहा है फर्द के अंदर जमाबंदी में जी श्यामला दे। हम्म हम आज तक मालिक नहीं है उसमें, श्यामला दे में जो थाना मलकियत होता है उसमें मालिक नहीं है। ओके केवल श्यामला में काश्तकार तो है लेकिन मालिक नहीं है। ठीक जबकि उस जमीन में से हमने 16 कनाल 14 मरले 1973 में स्कूल को डोनेट की, उसमें उन्होंने मालिक माना हमें। हमारी जमीन एक्वायर 17 कनाल, उसमें हमें मुआवजा मिला है, लेकिन आज तक हमें मालिक नहीं मान रहे। मालिकाना हक नहीं मिला आपको यानी? हाँ जी। ठीक है। अनंत जी जानना चाहते हैं 1940 में जो उन्होंने जमीन खरीदी है जमाबंदी में, आज तक उसका मालिकाना हक इनको नहीं मिल पाया। Sir, he used some Urdu word there. Some I was not a ओनरशिप। अच्छा, he said ownership. हाँ, ओनरशिप नहीं मिल पाई अभी उनको। नहीं, वो किससे खरीदा है? किससे खरीदा है वेद जी आपने? हेलो, हमने जो है ना, हेलो 1939-40 में हिस्सेदार से जमीन खरीदी, जो जिससे उनका हिस्सा था अपना। अच्छा, दो लोगों का हिस्सा था, उनमें से एक व्यक्ति से उन्होंने जमीन ली। और वो एक ही प्रॉपर्टी के दो हिस्सेदार थे। I believe we have to verify his document, because what right he has purchased from the original landlord we have to see, because original landlord or whatever, he can pass the right what he is having. If he was a owner and this person has purchased it through sale deed, registered sale deed, then the title should have been passed to him.
ओके। So without verifying the documents, it's very difficult to give an answer for this question. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी तमाम जानकारी देने के लिए, और जो जमीन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़े जो आज कानूनी सलाह थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपके सवालों के ठीक जवाब आप तक पहुंच पाए होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।